वह भीख मांगता हुआ गुजर रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह तुरंत उस लड़की के गले का चैन छीनकर भागने लगता है। फिर जो हुआ आगे विस्तार से। नमस्कार, हम अजीत यादव शेरा भाई। हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह दर्द भरी कहानी झारखंड प्रांत की है। यहीं का रहने वाला राजू है, जिसकी उम्र अब मात्र 20 वर्ष है। राजू के पिता का नाम राजेंद्र दास था और माता का नाम कोमल देवी था। राजू का एक भाई था जिसका नाम था सौरभ। राजू के माता पिता बहुत गरीब थे। राजू के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करके दोनों बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में पूरे परिवार का गुजारा होता था। राजू भी स्कूल से जब पढ़ कर के आता था तो अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाता था। भगवान ने जितना दिया था उसी में पूरा परिवार खुश था। राजू के माता पिता अपने दोनों बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे। गरीबी चरम सीमा पर थी, पर सभी खुशहाल थे। एक राजू के माता पिता और राजू का छोटा भाई सौरभ झोपड़ी के अंदर सोए हुए थे। जो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी के अंदर राजू के माता पिता और उस राजू का छोटा भाई सौरभ एक साथ सोए हुए थे। राजू द्वार पर सोया हुआ था, बाहर सोया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में थे। अचानक उसी झोपड़ी में आग लग जाती है। किसी कारणवश उस झोपड़ी में आग लग जाती है। जिस झोपड़ी में राजू के माता पिता था, राजू का छोटा भाई सोए हुए थे। देखते ही देखते आग प्रचंड रूप धारण करती है और धुआं पूरे झोपड़ी के अंदर गूंज उठता है। इतने में राजू की मां की नींद टूट जाती है। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि धुआं पूरे झोपड़ी के अंदर भरा हुआ था। राजू की मां तुरंत अपने पति राजेंद्र दास को जगाती है और राजू की मां अपने बेटे सौरभ का हाथ पकड़कर बाहर भागना चाहती है, पर द्वार दिखाई नहीं दे रहा था कि वह किधर से निकले। अब वह नन्हा सा बालक आग में झुलस जाता है। जो राजू का छोटा भाई सौरभ था, आग इतनी प्रचंड थी कि वह नन्हा सा बालक झुलस जाता है। तब किसी तरह राजू की मां कोमल देवी अपने बच्चे सौरभ को लेकर के बाहर आती हैं और कोमल देवी भी झुलस चुकी होती हैं। कोमल देवी बाहर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं क्योंकि उनके पति राजेंद्र दास उसी झोपड़ी के अंदर थे। धुएं के कारण बाहर नहीं निकल पाए। इतने में झोपड़ी जल जलकर राजेंद्र दास के ऊपर गिरने लगी। राजेंद्र दास चीखते चिल्लाते रहते हैं और जलते रहते हैं। इधर चीखने से राजू की नींद टूट जाती है। राजू चीख चीख कर गांव वालों को बुलाने लगता है। सभी से चीख चीख कर कहता है, हमारे पिताजी को बचा लीजिए, हमारे पिताजी को बचा लीजिए। जब चीखने चिल्लाने की आवाज गांव वाले सुनते हैं, तब दौड़ दौड़ कर लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बाल्टी भर भर के पानी का छिड़काव शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आग मंद होती है। तब लोग बड़ी मशक्कत से राजेंद्र दास को बाहर निकालते हैं। राजेंद्र दास लगभग 90% जल चुके थे और अपने दम को तोड़ देते हैं। इधर कोमल देवी अपने जले हुए मृत पति को देखकर बेहोश हो जाती हैं। गांव की महिलाएं उन्हें संभालती हैं। एक तरफ लोग कोमल देवी को सुलाकर हवा करते हैं, एक तरफ उस नन्हे से बालक सौरभ को सुला करके हवा करते हैं। दोनों तड़पड़ा रहे होते हैं। एक तरफ लोग राजेंद्र दास की लाश को रख करके हाय हाय करते हैं। राजू सबको देखकर विक्षिप्त हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। पागलों की भांति रोने लगता है। उसका सब कुछ तहस नहस हो चुका था। गांव के लोग एक तरफ राजू को समझाते बुझाते रहे। धीरे धीरे सवेरा हुआ। राजू गांव के लोगों की मदद को लेकर के अपने जले हुए पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। अपने पिता को श्मशान घाट पर लेकर के जाता है। लोगों की मदद को पाकर के अपने पिता के अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद जब घर पर आया, तब उसका अधजला भाई सौरभ एक तरफ छटपटा रहा था, माँ एक तरफ छटपटा रही थी। दोनों की हालत देखकर राजू बिल्कुल टूट चुका था। इतने में राजू का छोटा भाई सौरभ भैया भैया कह के
राजू को अपने पास बुलाता है। कहता है भैया, हमें लगता है कि मैं मर जाऊंगा भैया, हमारा इलाज कराओ ना भैया, हमारा इलाज कराओ, मुझे दवा कराओ भैया, मैं जीना चाहता हूं भैया, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। राजू अपने भाई के इस वेदनापूर्ण बात को सुनकर चीख चीख कर फूट फूट करके रोता है। कहता है नहीं पगला नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा भाई, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं तेरे लिए अभी दवा लेकर के आता हूं। राजू तुरंत भागते हुए अपने इलाके के एक बाजार की तरफ जाता है। एक मेडिकल पर जाकर मेडिकल वाले से रो रो करके सारी बात बताता है। कहता है भैया कुछ दवा दे दीजिए, हमारा भाई जल चुका है, जिससे हमारे भाई की जान बच सके भैया, कुछ दवा दे दीजिए, हमारा भाई ठीक हो जाएगा, मैं मजदूरी करके आपका सारा पैसा चुका दूंगा। मेडिकल वाला डांट कर राजू को भगा देता है। कहता है जाओ पहले पैसा लेकर के आओ, फिर दवा लेकर के जाओ, मैं किसी को दवा उधार नहीं देता। अब राजू लोगों से भीख मांगना आरंभ करता है। जब इस बात को सुनता है, रोते हुए अब लोगों से भीख मांगना आरंभ करता है कि उसके भाई की दवा हो सके। हालत और मजबूरी किसको क्या नहीं करा देती साहब। इधर राजू लोगों से भाई की दवा के लिए भीख मांग ही रहा था, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह अपने सहेलियों के साथ बाजार में घूम रही थी। वह किसी बड़े घर की मालूम पड़ती थी। उसका नाम सोनम था। उसके गले में एक भारी भरकम सोने की चैन दिखाई देती है। राजू की नजर सोनम की उस चैन पर पड़ जाती है। राजू सोचता है कि अगर यह चैन मुझे मिल जाए तो उसे बेचकर मैं अपने भाई की दवा करा सकूं, इलाज करा लूं। अब राजू सोनम के पास पहुंच जाता है और सोनम की चैन को खींचकर भागने लगता है। चैन को छीन लेता है और छीनकर भागने लगता है। सोचता है, दौड़ते हुए भागते हुए सोचता है अब मेरे भाई का इलाज हो जाएगा, मेरा भाई अब बच जाएगा। तभी सोनम जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरा चैन लेकर भाग रहा है। जब यह बात बाजार वाले सुनते हैं, दौड़कर राजू को पकड़ लेते हैं और राजू को खूब मारते हैं। राजू गिड़गिड़ाता रहता है और अपने हालातों को बताता रहता है, पर कोई कुछ नहीं सुनता। सभी लोग बस उसे मारते रहते हैं और उस जो चैन छीन कर लेकर के भाग रहा था, उस चैन को छीन करके सोनम को दे देते हैं। सोनम चैन लेकर घर की ओर चल देती है और राजू मार की वजह से कराहते हुए अपने घर चला जाता है। इधर राजू का छोटा भाई सौरभ जब अपने भाई को देखता है, तब कहता है भैया दवा लेकर के आ गए, मुझे जल्दी पिला दो भैया, मुझे जल्दी पिला दो, शरीर में बड़ी जलन हो रही है भैया, बड़ी जलन हो रही है। राजू के पास दवा नहीं थे। राजू अपने भाई को गोद में लेकर फूट फूट करके रोता है। सौरभ समझ जाता है भैया के पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए दवा नहीं ला पाए। अब सौरभ छटपटा करके अपने भाई की गोद में दम को तोड़ देता है। राजू अपने भाई को लेकर खूब रोता है। किसी तरह अपने भाई की अंत्येष्टि संस्कार करता है। स्मशान घाट पर ले जाकर के अपने छोटे से भाई सौरभ की अंत्येष्टि संस्कार करता है। फिर राजू घर पर आता है। इधर माँ की हालत बिगड़ रही थी क्योंकि वो अभी आधी जल चुकी थी। अब राजू की माँ दवा के लिए अब राजू माँ के दवा के लिए भीख मांगने के लिए निकल पड़ता है। उससे भीख में कुछ पैसा मिलता है, माँ को दवा लेकर के आता है। एक मेडिकल से पैसा देता है और कुछ दवा लेकर के आता है। अब यही उसकी रोज की दिनचर्या हो जाती है। वह भीख में जो पैसे मिलते थे, माँ के लिए दवा लाता था और खाने पीने का इंतजाम करता था। एक दिन राजू भीख मांगते हुए एक हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसे बूढ़े दंपत्ति दिखाई देते हैं। दो लोग थे, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी। दोनों दंपत्ति उस हॉस्पिटल के पास रो रहे थे। तभी राजू उनके पास पहुंच जाता है। दोनों बूढ़े दंपत्ति उस हॉस्पिटल के सामने रो रहे थे। तभी राजू उन दोनों के पास पहुंच जाता है और पूछ पड़ता है, बाबूजी क्यों रो रहे हो, क्या बात है?
तभी बूढ़ा व्यक्ति रोकर कहता है, बेटा हम यहाँ के सेठ रामचंद्र दास हैं और यह हमारी पत्नी माया है। हम दोनों की एक ही बेटी है। आज सुबह सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके शरीर से काफी ब्लड बह चुका है। उसे ब्लड की बहुत जरूरत है। यहाँ के किसी भी ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। डॉक्टर बहुत शीघ्र ही ब्लड मांग रहा है। मैं कहां से ब्लड लाऊं? अगर दूसरे शहर में ब्लड लाने के लिए जाता हूं तब तक बहुत देर हो जाएगी और मेरी बेटी मर जाएगी। बेटा मेरी बेटी मर जाएगी। हमारी बेटी हमारी इकलौती संतान है, वह मर जाएगी बेटा, तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? जब इतनी बात राजू सुनता है वह बोल पड़ता है, बाबूजी आप लोग चिंता न करें, मैं हूं ना, मैं आपकी बेटी को मरने नहीं दूंगा। आपकी बेटी को ब्लड मैं दूंगा। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। राजू उस बूढ़े दंपति के साथ डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है, साहब हमारा ब्लड निकाल करके इनको इनके शरीर में इंजेक्ट कर दीजिए। डॉक्टर साहब राजू के ब्लड को चेक करते हैं। संजोग से राजू के ब्लड का ग्रुप सोनम के ब्लड के ग्रुप से मैच कर जाता है। डॉक्टर साहब तुरंत ब्लड निकाल करके सोनम को चढ़ाने लगते हैं। इधर राजू ब्लड देकर घर चला जाता है, किसी से कुछ बताता नहीं है, तुरंत वहां से घर चला जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। सोनम ठीक हो जाती है। अब सोनम अपने माता पिता के साथ घर जाती है। एक दिन राजू की माँ की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। राजू भीख मांगकर माँ के लिए दवा लेता है। दवा लेकर घर की ओर जा रहा था, तभी उसके सामने एक 4 व्हीलर गाड़ी आकर के रुकती है। राजू चौंक पड़ता है। अचानक एक 4 व्हीलर गाड़ी राजू के सामने आकर के रुकती है। राजू चौंक पड़ता है। तभी उस गाड़ी में से वही बूढ़े दंपति निकलते हैं, साथ में उनकी बेटी सोनम भी निकलती है। वो बूढ़े दंपति राजू को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तभी सोनम अपने माता पिता को डांटते हुए कहती है, आप लोग इस भिखमंगे को किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? यह भीखमंगा एक दिन हमारा चैन छीनकर भाग रहा था। यह भिखमंगा एक दिन हमारा चैन छीनकर भाग रहा था। तभी बाजार वाले इसे पकड़कर खूब मारते हैं और हमारा चैन छीनकर हमें वापस कराते हैं। अगर बाजार वाले नहीं होते तो यह हमारा चैन लेकर के भाग ही जाता। तब बूढ़े दंपति अपनी बेटी सोनम को डांटते हुए कहते हैं, अगर यह बेचारा न होता तो आज तुम मर ही जाती। इन्होंने अपना ब्लड देकर तुम्हारी जान बचाई। जब इतनी बात सोनम सुनती है तब सोनम राजू से क्षमा मांगने लगती है। कहती है, हमसे बड़ी भूल हो गई, मैं इस बात को नहीं जानती थी, हमें क्षमा कर दो। और सोनम राजू के हाथ में दवा देखती है। उसकी नजर राजू के हाथ में दवा पर पड़ जाती है। तब वह पूछ पड़ती है, दवा कहाँ लेकर के जा रहे हैं और किसके लिए लेकर के जा रहे हैं? तब राजू रो रो करके सारी बात बताता है और उसने चैन को क्यों छीना था यह भी बताता है। राजू की बात सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं। इतनी बात कहकर राजू सबसे विदा लेना चाहता है और कहता है, मुझे मेरी माँ के पास बहुत जल्दी दवा लेकर के पहुंचना है। मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है, मुझे माँ को दवा पिलाना है, मैं जा रहा हूं। तभी सोनम तुरंत राजू के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, हमारे रहते हुए आप पैदल जाएंगे? तुरंत अपनी गाड़ी में राजू को बैठा लेती है। फिर राजू के घर की ओर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के निकल पड़ती है। कुछ ही समय में गाड़ी राजू के द्वार पर पहुंच जाती है। राजू तुरंत गाड़ी से निकलकर अपनी माँ के पास दौड़ते हुए दवा लेकर के पहुंचता है। राजू माँ माँ करके आवाज लगाता है। देखता है उसकी माँ कुछ ही क्षण पहले इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी थी। राजू फूट फूट करके रोता है अपनी माँ की लाश से लिपट करके। यह दृश्य देख करके सोनम और उसके माता पिता दंग रह जाते हैं। सभी लोग रोने लगते हैं। इधर सोनम और उसके माता पिता जले हुए घर के दृश्य को जब देखते हैं तो लोग हाय हाय करने लगते हैं। सोनम अपनी गलती का खूब पश्चाताप करती। वो कहती है, हमने अनायास इनको बाजार में मरवा दिया, मैं नहीं जानती थी
नहीं तो मैं अपना चैन यूं ही दे देती इनको। अब सोनम राजू की मां की लाश की अंत्येष्टि क्रिया अपने पैसे से करवाती है। जितना पैसा अंत्येष्टि संस्कार करने में लगता है, सब सोनम अपने पैसे से अंत्येष्टि संस्कार को करवाती है। अंत्येष्टि करवाने के बाद सोनम राजू को अपने साथ लेकर के अपने घर चली आती है। सोनम राजू से कहती है, आज से आपको हमारे घर ही रहना है, अब आपको भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब राजू सोनम के घर पर ही रहने लगता है। एक दिन राजू सोनम के घर के गार्डन में अकेले ही बैठा हुआ था, तभी वहीं सोनम पहुंच जाती है। राजू सोनम के पास जाकर बैठ जाती है। राजू सोनम को देखकर कहता है, अरे आप? सोनम मुस्कुराने लगती है और कहती है, हाँ मैं। आज मैं आपसे एक बात कहने के लिए आई हूँ। सोनम कहती है, आज मैं आपसे एक बात कहने के लिए आई हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो कहूँ। राजू कहता है, कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सोनम कहती है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? राजू चौंक पड़ता है, कहता है, आप ये कैसी बात कर रही हैं? कहां मैं भिखमंगा, कहां आप इतने बड़ी सेठ की बेटी, लोग क्या कहेंगे? तब सोनम कहती है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे, बस आप हाँ कर दो। तब राजू कहता है, आपके माता पिता क्या कहेंगे? तभी वहां सोनम के माता पिता आकर के कहते हैं, हम शादी के लिए तैयार हैं। इतने में सभी लोग हंसने लगते हैं। सोनम के माता पिता कहते हैं, हम शादी के लिए तैयार हैं। सोनम के माता पिता दोनों की शादी करवाते हैं। सोचते हैं कि इतना नेक दिल लड़का कहीं खोजने से नहीं मिलेगा, भले ही हमारे पास धन दौलत है, पर ये दिल का अमीर लड़का है। दोनों अपनी बेटी की शादी राजू से करा देते हैं। तब सोनम कहती है, और हाँ, आज से आप अपने आप को कभी भिखमंगा मत कहिएगा, आज से हमारी पूरी संपत्ति के आप मालिक हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग कहानी सुनते जरूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।